सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर जो है आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, क्लास नंबर 12 करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लास नंबर 12 है और चैप्टर नंबर दूसरा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना मेरे भाई। ठीक है, पहला चैप्टर आप सभी जानते हैं, फिजिक्स हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिजिक्स हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने कितने चैप्टर किए, 10 चैप्टर हमने इसके अंदर किए हैं। और अब से जो है कल से हमारी जो है केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। केमिस्ट्री के अंदर हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जिसका नाम था मैटर था मेरे भाई। ठीक है, मैटर चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से संबंधित जितने भी चीजें होंगी वो सारी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाल्टन, ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन का तरबूज मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज आपसे डिस्कस करनी है इसी वीडियो के अंदर, वो भी बात करूंगा, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी वाला प्रयोग। ठीक है, सोने की पन्नी प्रयोग। ठीक है, पन्नी प्रयोग। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई नील्स बोर का ऊर्जा नियम मेरे भाई। ठीक है, नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, छठे पे क्या पढ़ेंगे, क्या था, बोरबेरी का नियम था, बोरबरी का नियम। ठीक है, बोरबरी का नियम, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम कक्षा पढ़ेंगे, कक्षा बनाम कक्ष पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, शेल वर्सेस ऑर्बिटल बोला जाता है। क्वांटम संख्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले, पाउली का अपवर्जन नियम हम पढ़ने वाले, आहबाऊ का नियम पढ़ने वाले, हुंड का नियम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अंत में हम सबसे अंत में क्या पढ़ेंगे, सबसे अंत में हम पढ़ेंगे समस्थानिक मेरे भाई। ठीक है, समस्थानिक। और क्या पढ़ेंगे, संभारिक। यहां पर जो है इस वीडियो को हम एंड करेंगे संभारिक मेरे भाई। ठीक है, इतना सारा जो है सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, पेशेंस बनाए रखना, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ सके। वैसे मैंने सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में लिख दी है। पहले एनसीईआरटी डेफिनेशन चलेंगी, उसके बाद जो है उसी को आसान भाषा में करके लिख दिया गया है। फिर भी मैं एक एक चीज आपको समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए मेरे भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं। कल एक बच्चे का कमेंट आया था, एक भाई का कमेंट आया था, जिसने क्या कहा था, उसने दो चीज कही थी मेरे भाई। ठीक है, उसने दो चीज कही थी। एक तो कही थी मेरे भाई एमसीक्यू करवाओ सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू करवाओ। यहां पे क्या लिखा, सिर्फ। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू करवाओ। और जो आप ये करवाते हो ना, जो ये सारांश करवाते हो, जो आप एनसीईआरटी डेफिनेशन करवाते हो, उसके बाद सरल भाषा में करवाते हो, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और यही कारण है आपके लो व्यू का मेरे भाई। ठीक है, व्यूज बोलते हैं ना जिसको, क्या बोलते हैं, व्यूज बोलते हैं। इस बच्चे का एक कमेंट आया था, ये कल वाली साइंस की सीरीज पर एक कमेंट आया था, जिसका मैंने रिप्लाई कर दिया है। फिर भी एक छोटी सी बात आप सभी से यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूं मेरे भाई। ठीक है, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जो मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूं, ये 30 क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे, और 30 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे देखो, एक बार दिखा देता हूं आपको। ये जो है 29 क्वेश्चन के बाद जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 20 पेजेस में जो है आपका ये एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है 6 पेजेस की यहाँ पे जो है मैंने पूरे एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर है, इसका जो है ये सेकंड चैप्टर क्या है, परमाणु की संरचना। मतलब परमाणु की जो संरचना है वो कैसी कैसी है, परमाणु का निर्माण कैसे हुआ, परमाणु की खोज किसने की, सबसे पहले थ्योरी किसने दी, उसके बाद कौन सा व्यक्ति आया, ये सारी चीजें का जो पूरा चैप्टर का निचोड़ है ना, वो सारा मैंने इन 6 पेजेस के अंदर जो है समराइज कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, अब इन 6 पेजेस की वैल्यू मैं कहता हूं, जो ऊपर एमसीक्यू चले आए थे ना, कितने पेजेस में चले आए थे, 20 पेजेस में चले आए थे। ये देखो
20 पेजेस में एमसीक्यू चले आए थे ना, इन 20 पेजेस से जो वैल्यू है ना, इनसे कहीं ज़्यादा इन 6 पेजेस की वैल्यू है मेरे भाई। क्यों है? क्योंकि पूरा जो 20 पेजेस के जो क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है मेरे भाई। अगर ये 6 पेजेस की अगर आप जो समराइज थ्योरी है ना, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लोगे, समझ लोगे, तो ये मात्र 29 क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके अलावा चाहे 50 प्लस या फिर 100 प्लस क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेना, बिल्कुल आसान भाषा में आपकी समझ आएंगे वो सारे क्वेश्चन, और बिल्कुल आसानी तरीके से जो है आप उन क्वेश्चनों को हल कर ले जाओगे मेरे भाई। आई बात समझ में? सिर्फ ये चीज़ मैं यहाँ पर करवाता हूँ। अब आ जाते हैं उसी चीज़ पर मेरे भाई, ठीक है, जिस चीज़ पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब एक भाई ने कहा था कि भाई सिर्फ एमसीक्यू कराओ, पहले इस चीज़ पर बात करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू कराओ। तो सिर्फ एमसीक्यू मैं यहाँ पर इसलिए नहीं करवाता मेरे भाई, सिर्फ एमसीक्यू से आप ये जज नहीं कर सकते कि वो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ गया है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यही करने के लिए बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि भाई जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ सीट जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ समझाई गई है एग्जामिनर को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर करने के लिए वो क्या करेगा? टफ पेपर बनाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या बनाएगा? टफ पेपर बनाएगा, TOUGH आएगा, ठीक है, टफ पेपर बनाएगा। और टफ पेपर के लिए आप ये नहीं कह सकते कि टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन या फिर टॉप 300 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लोगे तो क्या आप साइंस कंप्लीट कर लोगे? आपके 15 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो आपने 500 क्वेश्चन किए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के देगा मेरे भाई एग्जामिनर। आई बात समझ में? तो एमसीक्यू कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू कभी भी जो है इनफ नहीं है मेरे भाई। इनफ है आप जब तक उस चैप्टर को डिटेल से नहीं पढ़ते, जब तक आपको उस चैप्टर में दिए गए शब्दों का मतलब समझ नहीं आता ना, तब तक आप ये जज नहीं कर सकते कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना मैं ठीक कर ले जाऊंगा भाई, मेरा गलत नहीं होने वाला। आई बात समझ में? बस यही कारण है कि मैं एमसीक्यू से पहले क्या करवाता हूं, यहां पे जो है सारांश करवाता हूं पूरे चैप्टर का मेरे भाई, ठीक है, सारांश पूरे चैप्टर का मेरे भाई, ठीक है, पूरे चैप्टर का सारांश करवाता हूं। और ये भी पूरी थ्योरी नहीं है जो मैं ये 6 पेजेस में करवाता हूं, पूरे चैप्टर का निचोड़ है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है ना वो चीज़ मैं यहाँ पर करवाता हूं मेरे भाई। इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, 1 घंटा जो है समय लग जाता है वीडियो को कंप्लीट होने में, और 1 घंटे में मैं पूरा एक चैप्टर करवा लेता हूँ मेरे भाई। और मेरा ऐसा मानना है मेरे भाई, अगर आप एक सब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए कि कितने सब्जेक्ट होंगे, 6 से 7 सब्जेक्ट होंगे पूरे, जो आप तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम की, 6 से 7 सब्जेक्ट होंगे, हरियाणा जीके हो गए, इंडिया जीके हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, ऐसे जोड़ लो कितने सब्जेक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 6-7 सब्जेक्ट होंगे। अब हर सब्जेक्ट को जो है आप एक घंटा नहीं दे सकते ना, तो यकीन मानिएगा आप अपनी तैयारी से, आप अपने सिलेक्शन से कोसों दूर है मेरे भाई, ठीक है। वो समय चला गया कि मैं एमसीक्यू कर लूंगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ लूंगा, तो टाइम चला गया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बार बार बोलता हूं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, डिटेल से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आपके एग्जाम हॉल में जो है पैर और हाथ नहीं कांपेंगे, तब आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी कि यार पढ़ा हुआ तो था लेकिन अब डर लग रहा है। तो ये चीज़ आपको दिल से निकालने के लिए आपको ऐसी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, डिटेल से आपको जो है शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। बाकी आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, आप चाहो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, इस चैनल को स्किप कर सकते हो, इस जो है वीडियो को स्किप कर सकते हो। दुनिया जहान के चैनल बने हुए हैं एचएसएससी के लिए, इवन सभी एग्जाम्स के लिए, जो सिर्फ एमसीक्यू पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं और निकल लेते हैं। अगर आपको वैसा रट्टा मारना है तो मोस्ट वेलकम है, आप जा सकते हो इस चैनल को छोड़कर मेरे भाई, ठीक है। उस भाई को वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया था, वैसे मुझे लगता है कि आपका कोई गलत इरादा नहीं था, आप सिर्फ ये कह रहे थे कि एमसीक्यू करा दो। ये तो हो गई एमसीक्यू क्यों नहीं करवाता, क्यों आपको डिटेल से पढ़ना है। अब बात करते हैं टाइम वेस्ट की। तो टाइम वेस्ट की बात में बात करेंगे, पहले करते हैं लो व्यूज़ की, ठीक है। तो लो व्यूज़ की बात कर सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि भाई इस चैनल पर या फिर इस वीडियो के अंदर जो है 50 से 100 व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो मेरे भाई मैं अपनी बता देता हूँ, मेरे लिए ये 100 व्यूज़ जो है ना लाख के बराबर है मेरे भाई। क्यों लाख के बराबर है? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे भाई। क्या हूं मैं? सेटिस्फाइड हूं मेरे भाई, यानी कि मैं संतुष्ट हूं मेरे भाई। इस शब्द का मतलब जो है ना, ये एक शब्द आपको दिख रहा है सेटिस्फाइड, ये शब्द बहुत सारी चीजें बयां करता है अपने आप में, ये कंप्लीट शब्द है मेरे भाई। क्यों कंप्लीट है? अगर आपको बंगला दे दिया जाए, गाड़ी दे दिया जाए, जैसे कि वर्तमान में आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन वो क्या है, संतुष्ट नहीं है मेरे भाई। उनको ऐसा चाहिए, मेरे को तो और चाहिए। ऐसा इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता मेरे भाई। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, रात को एक सूखी रोटी खाकर सोते हो आप, लेकिन आप सेटिस्फाई हो, आप खुश हो, ठीक है ना, तो आपसे खुशी इंसान भी कोई नहीं है मेरे भाई। ये चीज़ याद रखना,
ठीक है ना। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 50 बंदे देख रहे हैं या फिर 50 लाख व्यूज देख रहे हैं, मैं बस अपना काम जो है ईमानदारी से करना चाहता हूं मेरे भाई। आई बात समझ में। ये हो गई आपके लो व्यूज की बात भी मेरे भाई, ठीक है। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई 50 बच्चे देख रहे हैं या फिर 50 लाख बच्चे देख रहे हैं, मैं सिर्फ अपना काम जो है ईमानदारी से करता आया हूं और यही करता रहूंगा मेरे भाई। क्योंकि मेरी एक कमजोरी लगा लो या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा लो, मैं जो बात बोल देता हूं ना, मैं उस पर काम करता हूं मेरे भाई। मैं अपने स्टैंड पर खड़ा रहता हूं। और वो इंसान ही क्या जो अपने खुद बनाए जो है डिसीजन पर स्टैंड ना रह पाए मेरे भाई, ठीक है। तो लो व्यूज का फर्क नहीं है मेरे भाई, ठीक है। फर्क आपके अंदर है मेरे भाई, आप जो है डिटेल से पढ़ना नहीं चाहते मेरे भाई। खैर आपकी लाइफ है, आप जो है डिफरेंट चैनल है वहां पर स्किप कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और रही बात दूसरे बच्चों की, तो मेरे भाई दूसरे बच्चों को भी मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना मेरे भाई, तो आप जो है चैनल को स्किप छोड़कर जो है कहीं और चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हो, कहीं और पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे चैनल है। मैं तो सच बताऊं तो भाई मैं तो खुद तैयारी कर रहा हूं मेरे भाई अभी, ठीक है ना। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, मैं ना ही मैं कोई मेरे भाई जो कोई सरकारी जॉब लगा हुआ मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे आपको ऐसे लग जाएंगे जो सरकारी लगे हुए हैं वो भी पढ़ाते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको जो पढ़ने का तरीका है ना उसको ईजी बनाना चाहता हूँ मेरे भाई, ठीक है। हर चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, हर शब्द का मतलब आपको समझ आना चाहिए, सिर्फ यही मकसद है मेरा आपको पढ़ाई करवाने का मेरे भाई, ठीक है। बाकी मुझे पता है मुझे पढ़ाना नहीं आता मेरे भाई, मेरे से अच्छे बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप वहाँ पर स्किप कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। और बाकी मेरे भाई अगर किसी और को भी लगता हो ना कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना मेरे भाई कि मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ था मेरे भाई, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बताऊं तो आप जो है चैनल स्किप कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल पर जो है ऐसे ही तैयारी चलेगी मेरे भाई, जो डिटेल से पढ़ना चाहता है, अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है, वही यहाँ पर रुके, अदरवाइज जो है आप जा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं। बाकी डिमांड यही है भाई, वर्तमान में समय की यही डिमांड है। आपको घूम फिर के आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी घूम लेना, कितने भी टीचर से पढ़ लेना, सभी आपको यही कहेंगे आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और घूम फिर के जो है आपको इसी सर्कल के अंदर जो है टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद चीज़ें होनी स्टार्ट होंगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है, आप बेहतर समझते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था। और ये जो सेकंड चैप्टर है ना हमारा, सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, सेकंड चैप्टर का नाम है मेरे भाई परमाणु की संरचना की, ठीक है। परमाणु की संरचना कैसी है, कैसे ये बना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब इतनी सारी डिटेल से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपकी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आप जो है उसको क्लियर कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे हमारे थ्योरी सेक्शन पर। वैसे तो मैंने थ्योरी को पहले से ऑलरेडी जो है आसान बना दिया है। ये देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, परमाणु के बुनियादी विचार और 3 जादुई कण। सबसे पहले परमाणु का डाल्टन सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने दिया था परमाणु का सिद्धांत, इसी को सरल भाषा में लिख दिया है। सारी चीज मैंने ये बिल्कुल लिख दी है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझाता हुआ चलूंगा, जिससे बिल्कुल 100% आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। यकीन मानिएगा इतना समझाने में 1 घंटे का समय लगता है मेरे भाई। मैं यहाँ पर कोई शेरो शायरी तो कर नहीं रहा, कोई आपको मजाक तो सुना नहीं रहा, कोई आपको जोक पढ़कर नहीं सुना रहा मेरे भाई, कोई यहाँ पे आपको जो है फालतू की बीसी करके नहीं दिखा रहा मेरे भाई। सिर्फ पढ़ी तो रहा होगा आपके लिए, वो भी कुछ को जो है अच्छा नहीं लगता। खैर किसी को अच्छा नहीं लगता हो, ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को अच्छा लगना चाहिए। मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज जो है आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हमारा जो है बिना टाइम वेस्ट किए अब जो है थ्योरी सेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जो है जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 50 बच्चे देखें या फिर 50 लाख देखें मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं भाग फर्स्ट से मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर बताया गया परमाणु के बुनियादी विचार और 3 जादुई कणों के बारे में देख लेते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है स्टैटिक जीके के अंदर, साइंस के अंदर, कि बताइए जो परमाणु सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो आप बताएंगे डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत दिया गया था। कब दिया गया था, 1808 में दिया गया था। ये ईयर भी आप याद रखेंगे, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है मेरे भाई, ठीक है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा बताता हुआ चलूंगा आपको ताकि चीजें कंप्लीट होते हुए चले। 1808 में, ठीक है, 1808 में सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम के व्यक्ति ने कहा था कि भाई जो है सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण मेरे भाई, ठीक है, छोटे छोटे कण जो है उनसे बना है, क्या बना है, एक परमाणु बना है मेरे भाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि इस परमाणु का एक
सबसे लास्ट टुकड़ा, ठीक है। अब आप परमाणु को तोड़ोगे तोड़ोगे, तोड़ते जाओगे, छोटा छोटा कण जो है होता जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हालांकि ये बाद की बात है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए ना, ये बाद की बात है, आगे इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन जॉन डाल्टन ने 1808 में क्या कहा, 1808 में कहा क्या कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कण से बना है। मतलब जो पदार्थ है ना, पदार्थ वो बिल्कुल असूक्ष्म विभाज्य है, उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, यानी कि भाज्य यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसने कहा था, 1808 में जॉन डाल्टन ने कहा था। अब परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। चलिए इसका सरल भाषा में देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब वही है तो मैंने बताया कि परमाणु की कहानी शुरू होती है सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के द्वारा मेरे भाई। इन्होंने दुनिया को बताया कि किसी भी सामान को अगर आप तोड़ने जाओ तो तोड़ते जाओ तो अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचेगा मेरे भाई, ठीक है, जिसे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। इसी सबसे छोटे अविभाज्य टुकड़े को जो है परमाणु कहा जाता है, यानी परमाणु वो आखिरी ईंट है जिससे पूरी दुनिया बनी है मेरे भाई। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके बाद आपको आगे देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसने साबित किया कि भाई जो है भाई पदार्थ को तोड़ा जा सकता है। मतलब ये क्या है, ये भाज्य है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब यहां से देखते हैं एक एक करके आगे इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जॉन डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत देख लिया। अब हम चलते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज को देख लेते हैं। तो आपको पता है भाई, इसका जो है एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ये मैंने पहले भी बताई थी, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके जो है खोजकर्ता ऐसे ही याद रखे जाते हैं। ई से क्या बन जाएगा, ई से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है मेरे भाई थॉमसन ने की थी मेरे भाई, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। उसके बाद पै से क्या बनेगा, पै से प्रोटॉन बनेगा मेरे भाई, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन के जो खोज थी ना, वैसे मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है मेरे भाई, किसको दिया जाता है, रदरफोर्ड ने नहीं, रदरफोर्ड को नहीं दिया जाता, रदरफोर्ड को, ठीक है। रदरफोर्ड को नहीं दिया जाता। रदरफोर्ड ने तो सिर्फ जो है मेरे भाई केंद्रक की खोज की थी मेरे भाई, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की थी मेरे भाई। असली खोज किसने की थी, ये न्यूट्रॉन ने। किस एन से क्या हो जाएगा, नाच। यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड बताता हूँ इसका, ठीक है। नाच आएगा ना यहाँ पे, नाच, ठीक है। तो नाच से एन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी मेरे भाई, ठीक है, चैडविक ने की थी। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और याद रखना है, इसके रदरफोर्ड के अलावा किसको नाम याद रखना है, गोल्डस्टीन का नाम याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, गोल्डस्टीन का नाम याद रखना है, ठीक है। तो मुख्य जो खोज करता था ना प्रोटॉन का, वो किसने खोज की थी, गोल्डस्टीन ने ही खोज की थी। सिर्फ इसने तो, रदरफोर्ड ने क्या किया था, सिर्फ उसके अंदर जो है न्यूक्लियस की खोज की थी, मतलब सेंटर की खोज की थी, एक मॉडल दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होंगी, आई होप ये सब चीजें आपको पता होगी। यहां से देख लेते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरण नलिका के प्रयोग के द्वारा की थी मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको पता हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। लेकिन आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है कैथोड किरण नलिका के प्रयोग के द्वारा इन्होंने खोज की थी मेरे भाई, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चनों में आपको फंसाता है मेरे भाई, ठीक है। ये सभी को पता है, एग्जामिनर को भी पता है, आपने रट रखा है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी मेरे भाई। अब वो आपसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज जे थॉमसन ने की थी, किन किरणों की, ठीक है, किस किरण की नलिका प्रयोग के द्वारा ये खोज की थी, तो आप बताओगे कैथोड किरण नलिका के प्रयोग के द्वारा जो है इसकी खोज की थी मेरे भाई, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। इस पर -1.6022 गुणा 10 की -19 कूलाम का ऋण आवेश और द्रव्यमान जो है इसका 9.1094 गुणा 10 की -31 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। दोनों चीज आपको याद रखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, एग्जाम में पूछता है। बताइए इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन पर जो है कितने कूलाम जो है ऋण आवेश होता है और कितना जो है इसके किलोग्राम जो है इसका द्रव्यमान होता है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है मेरे भाई। यहाँ पे लिखा है ना, देखो, ऋण आवेश, ऋण आवेश यानी कि ऋण आयन, यानी कि माइनस चार्ज होता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस का चार्ज किसके ऊपर होगा, प्लस का चार्ज मेरे भाई प्रोटॉन पर होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे चलने से पहले हम यहाँ पर इसका सरल भाषा में देख लेते हैं। जॉन डाल्टन बाबू बोलकर गए थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। हमने देखा था ना, अविभाज्य उन्होंने बोला था मेरे भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो क्या लिखा गया है, कहाँ थे हम, सरल भाषा को एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
डाल्टन बाबू बोलकर गए थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हमने देखा था 1808 में जो है जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि जो परमाणु तत्व है वो अविभाज्य है मेरे भाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे आई तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भाई जो है इनको तोड़ा जा सकता है, मतलब ये भाज्य है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं, देखो तोड़ा नहीं जा सकता। पर जे थॉमसन ने उनका यह वहम तोड़ दिया। थॉमसन ने एक ट्यूब में बिजली दौड़ाकर परमाणु के अंदर से एक बेहद छोटा रीढ़ की हड्डी जैसा नेगेटिव कण ढूंढ निकाला, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह परमाणु का सबसे हल्का कण है जो हर समय चक्कर काटता रहता है। इसका वजन ना के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी। और यहीं से थॉमसन ने ही कहा था कि भाई वो था ना, भाज्य है। क्या भाज्य है मेरे भाई? ये जो कण होता है ना, कण छोटा सा जो कण होता है वो भाज्य है मेरे भाई, इसीलिए इन्होंने ये समझाया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं प्रोटॉन की खोज। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो वैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं, सीधा सा आगे आते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों के द्वारा जो है की थी मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने बताया था मुख्य तौर पर किसको जाना जाता है, तो मुख्य तौर पर मेरे भाई, मुख्य तौर पर जो है गोल्डस्टीन को जाना जाता है प्रोटॉन की खोज के लिए। रदरफोर्ड ने तो सिर्फ मॉडल दिया था, आगे मिले भी गए ये चीज। ठीक है, तो जो है इन्होंने खोज किसके द्वारा की थी? एनोड किरणों, कनाल किरणों दो के द्वारा जो है इन्होंने ये खोज की थी मेरे भाई। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखनी है भाई। क्या क्या दोनों चीज याद रखनी है? ये देखो कहा गया, ये रहा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी? थॉमसन ने की थी। लेकिन आपको याद रखना है कैथोड किरण नलिका के प्रयोग से इन्होंने ये खोज की थी। और अगर आप प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन की खोज जो है कनाल किरणों के द्वारा जो है ये गोल्डस्टीन ने की थी मेरी भाई। दोनों एक साथ एक जैसे शब्द हैं, आपको याद रह जाएगा, कनाल या फिर कैथोड, कैथोड कनाल, कैथोड कनाल, कैथोड कनाल, ऐसे याद रह जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस पर जो है पॉजिटिव 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जो है कूलाम धन का आवेश होता है मेरे भाई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे भाई प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1837 गुना अधिक होता है मेरे भाई। द्रव्यमान और जो इनका ये जो कूलाम धन का आवेश है ना, ये दोनों याद रखने हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसको सरल भाषा में देख लेते हैं। अब जब परमाणु के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल गया था, आप सभी जानते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है थॉमसन ने ढूंढ निकाला था, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि परमाणु पर तो कोई करंट नहीं होता। ठीक है, परमाणु पर तो कोई करंट नहीं होता, वह शांत होता है। इसका मतलब अंदर कोई पॉजिटिव चीज भी छुपी है। पॉजिटिव चीज ये देखो ढूंढ निकाली। किसने ढूंढ निकाली मेरे भाई? गोल्डस्टीन सॉरी। तो ये पॉजिटिव चीज भी ढूंढ निकाली। किसने ढूंढ निकाली? गोल्डस्टीन ने ढूंढ निकाली मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, गोल्डस्टीन ढूंढ निकाली। पहले तो ये नेगेटिव ही चीज ढूंढी थी। किसने ढूंढी थी? थॉमसन ने ढूंढी थी। सॉरी, छींक आ रही है बार बार। ठीक है ना, तो ये उसके बाद जब ये नेगेटिव चीज ढूंढी थी थॉमसन ने, तो उसके बाद एक दिमाग में ख्याल आया भाई। किसके? गोल्डस्टीन के दिमाग में ख्याल आया, नुका यार अगर नेगेटिव चीज है तो ये इतनी शांत कैसे है? क्योंकि भाई जो परमाणु है वो तो बिल्कुल शांत है मेरे भाई। ठीक है ना, वो तो बिल्कुल शांत है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, इस पर तो कोई करंट नहीं होता, परमाणु पर कोई करंट नहीं होता, वह शांत है। तो ये शांत कैसे है? अगर कोई नेगेटिव बंदा है तो वो शांत कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है ना, कोई जो नेगेटिव बंदा होता है तो अग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है, लेकिन फिर भी वो शांत है। तो वो शांत का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव चीज है जो उसको कंट्रोल कर रही है मेरे भाई। यही चीज गोल्डस्टीन साहब ने सोची थी कि भाई अगर नेगेटिव है, वो शांत है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव जरूर चीज मिलेगी। तो यहां पे देखो क्या लिखा गया, जो नेगेटिव को शांत रखे हुए है। तब गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन नाम की एक भारी पॉजिटिव कण ढूंढा था। रदरफोर्ड ने बाद में सिद्ध किया कि परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच जो है सेंटर में बैठा रहता है मेरे भाई। इसीलिए जो है रदरफोर्ड को याद रखा जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने सिर्फ मॉडल दिया था, सेंटर में जो है इसको पाया था मेरे भाई। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया था कि ये जो परमाणु होता है ना, ये परमाणु के बीचों बीच सेंटर में बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? प्रोटॉन यहाँ पे सेंटर में जो है बैठा रहता है मेरे भाई। ये इसकी जो है खोज की थी मेरे भाई। ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। न्यूट्रॉन की खोज आप सभी जानते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक न्यूट्रल होता है मेरे भाई। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है चैडविक ने की थी मेरे भाई। ठीक है, 1932 में जो है इसकी खोज की गई थी। यहाँ पे देखो लिखा गया है एनसीईआरटी का पॉइंट, वर्ष 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यह एक उदासीन आवेश रहित कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो द्रव्यमान याद रखना भी, जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान जो है किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं, प्रोटॉन के बराबर होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए इसका सरल भाषा में जो है अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है।
परमाणु का तीसरा और सबसे सीधा साधा कण है न्यूट्रॉन मेरे भाई, जिसे सन 1932 में जो है जेम्स चैडविक ने ढूंढा था। सीधा साधा इसलिए है क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न तो इसके अंदर पॉजिटिव होता है और ना ही इसके अंदर नेगेटिव होता है। यह बिल्कुल उदासीन है, न्यूट्रल है मेरे भाई, ठीक है। यह भी प्रोटॉन का पक्का दोस्त बनकर परमाणु के सेंटर में बना रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना, ये परमाणु है और इसके बीचों बीच सेंटर में कौन बैठा रहता है, सेंटर में जो है प्रोटॉन बैठा रहता है, ठीक है, प्रोटॉन बैठा रहता है। और ये चीज किसने सिद्ध की थी, तो ये चीज जो है रदरफोर्ड ने सिद्ध की थी मेरे भाई, ठीक है। ये चीज किसने सिद्ध की थी, रदरफोर्ड ने सिद्ध की थी कि ये जो प्रोटॉन है भाई ये सेंटर में रहता है। उसके बाद जो है जेम्स चैडविक नाम का आदमी आया और जेम्स चैडविक ने कहा कि ये एक सेकेंड, ये जो कण है ना, ये कण, अरे यार ये जो कण है, ये कौन सा कण है, ये न्यूट्रॉन है मेरे भाई, ठीक है। ये न्यूट्रॉन कण है और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है चैडविक ने की थी, ठीक है। और चैडविक ने कहा था कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये पक्के दोस्त है मेरे भाई। क्या है ये, पक्के दोस्त हैं, ठीक है। ये पक्के दोस्त हैं और दोनों एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही क्लास के एक ही बेंच पर बैठते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों कहां पर है, ये दोनों सेंटर में रहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। तो उसके बाद चलते हैं आगे। परमाणु सेंटर आराम से बैठा रहता है और इसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है मेरे भाई। आई बात समझ में। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में यहां पर लिखा गया है। अगर आप एक बार इस एनसीईआरटी डेफिनेशन को पढ़ना और उसके बाद जो है ये जो सरल भाषा में 3-4 लाइनें दी गई है ना, इससे इस डेफिनेशन को रिलेट करके देखना, बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ आपको समझ आएगा। और फिर भी ना समझ आए तो जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको आराम से बैठ के शांति से एक बार सुन लेना मेरे भाई, ठीक है। और फिर भी आपको समझना है ना, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में बता देना ये मुझे समझ नहीं आया, उसको मैं और थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने क्या लिखा है, पूरे चैप्टर की जो है ये लिख दिया मैंने, ठीक है। जेम्स चैडविक ने 1932 में जो है खोज की थी मेरे भाई, किसको की थी, न्यूट्रॉन की। अब ये चीज मैं यहां से बता के निकल भी लेता मेरे भाई, ठीक है, लेकिन मैंने सरल भाषा में इसको तोड़ दिया ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहे। और यही दिक्कत है कईयों को कि भाई ये सरल भाषा में ना दे मेरे भाई, सरल भाषा में जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्चुअल में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा मेरे भाई, आपके दिमाग में ये चीज लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए सेट हो रही है मेरे भाई। डेफिनेशन तो एनसीईआरटी की किताब में भी पड़ी हुई है, लिखी हुई है, भरी हुई है, वहां से पढ़ लो, आपको क्या दिक्कत है मेरे भाई। लेकिन वहां पे ये 3-4 लाइनें आपको नहीं मिलेगी, ये खुद मैं लिख के लेके आया हूं मेरे भाई, ताकि लॉन्ग टाइम तक, लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज सेट रहे, बाद में आपको रट्टा ना मारना पड़े मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, और आगे क्या लिखा गया है, भाग 2 को देख लेते हैं। भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने जो है सबसे पहले जॉन डाल्टन को देखा, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा, उनकी खोजों से संबंधित देखी। अब हम चलते हैं तरबूज से लेकर सौरमंडल तक परमाणु का मॉडल मेरे भाई, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या दिया था, तरबूज का मॉडल दिया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल, इसको बोलते हैं। डायरेक्ट साइंस में आपने बहुत सारे अगर एग्जाम दिए ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए जो है प्लम पडिंग मॉडल जो है, तरबूज मॉडल जो है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो डायरेक्ट आप बताएंगे थॉमसन के द्वारा जो है ये मॉडल दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्लम पडिंग मॉडल क्या है, यानी कि तरबूज का मॉडल क्या है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है मेरे भाई, ठीक है। तो जे थॉमसन के अनुसार जो है परमाणु एक धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति धसे रहते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। आपने तरबूज देखा है, तरबूज कैसा होता है, ऐसा ही तरबूज होता है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही क्या होता है, एक तरबूज होता है। अब इसको जो है बीच में से हम काट लेते हैं, तरबूज को बीच से काटते हो ना, तो बीच से काटते कैसा बन जाता है भाई, ठीक है, ऐसा बन जाता है ये, ठीक है, ऐसा जो है ये बीच से बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा ये, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, नीचे वाला तो कवर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेड रेड पार्ट होता है मेरे भाई इसका, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, एक सेकंड, रेड पार्ट नहीं मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, ये कर देता हूँ रेड रेड, समझ जाना, ये वाला रेड का हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है, ये वाला रेड का हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है। लाल लाल जो पार्ट होता है ना हमारे तरबूज का खाने वाला, ये रेड पार्ट होता है। अब इसके अंदर जो है कुछ बीज भी होते हैं मेरे भाई, ठीक है। किसी ने ध्यान से देखा हो तो बीज निकालते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, ये जो बीज होते हैं इसके अंदर धसे होते हैं। तो बस यही चीज ये कहने की कोशिश कर रहा है, देख लो क्या कह रहा है। जे थॉमसन के अनुसार जो है परमाणु एक धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति जो है धसे रहते हैं मेरे भाई। जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो काले काले मैंने बताए हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो तरबूज के बीजों की भांति धसे रहते हैं, इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। बस सिंपल सी बात ये आपको समझनी है। आई बात समझ में। अब इसी को सिंपल भाषा में देख लेते हैं क्या लिखा गया है, ये देखो।
अब और आसानी भाषा में समझ आएगा आपको। थॉमसन साहब ने कहा, परमाणु की बनावट को समझने के लिए एक बड़ा सा मजेदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु को एक तरबूज की तरह समझो। ठीक है, परमाणु को क्या समझो, एक तरबूज की तरह समझो मेरे भाई। ठीक है, तरबूज की तरह समझो मेरे भाई। तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा हम खाते हैं, ये लाल वाला हिस्सा जो है हम खाते हैं, ठीक है, लाल वाला हिस्सा ही खाते हैं, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, ये एक पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बीचों बीच में जो काले रंग के बीज धसे हैं, ये जो काले रंग के बीज धसे हैं ना, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। ठीक है, ये नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से इसे तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। आज के बाद आप नहीं भूलोगे कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था और ये प्लम पुडिंग मॉडल का जो है मतलब क्या है एक्चुअल में। बस इतनी सी मेरी बातें याद रखने ना, जिंदगी भर आप ये चीजें याद रहेंगे मेरे भाई, कभी नहीं भूलोगे। आई बात समझ में। बस इन्हीं चीजों को समझाने में टाइम वेस्ट होता है मेरे भाई, और इसको टाइम वेस्ट नहीं कहते मेरे भाई, एक्चुअल में इसको सिलेक्शन के बेहद नजदीक जाना बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक तो ये चीज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक दूसरा इसको बोलते हैं फ्री में। ठीक है, फ्री में कोर्स कंप्लीट करना भी इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेकंड को देख लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी वाला प्रयोग। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड का सोने वाली पन्नी का प्रयोग भी देख लेते हैं। इसने क्या कहा, तो रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी। अब आपको सभी पता है कि भाई रदरफोर्ड का नाम क्यों आता है भाई, रदरफोर्ड का क्यों नाम आता है, क्योंकि इन्होंने ही सिद्ध किया था, इन्होंने क्या सिद्ध किया था कि भाई ये जो प्रोटोन जो है वो क्या है, सेंटर में है मेरे भाई। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन सेंटर है, परमाणु के सेंटर में बैठा हुआ है, यही सिद्ध किया था। और यही इन्होंने किससे सिद्ध किया था, सोने की पतली पन्नी से इन्होंने ये सिद्ध किया था। अब कैसे किया था, आइए देखते हैं। रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या लिया, एक सोने की पतली पन्नी ली। क्यों ली, क्योंकि सोना जो होता है ना, सोना वो अधिक आघातवर्धन्य होता है। आघातवर्धन्य मतलब इसको जो है पीट पीट कर और पतला किया जा सकता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो है सोने की एक पतली पन्नी ले ली, उस पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। जो अल्फा होते हैं ना, अल्फा कण, उसकी जो है बौछार की, यानी कि बंदूक से गोलियों की बौछार की। अधिकांश जो कण है सीधे निकल गए। मतलब कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, ये एक पन्नी है बीच में, ठीक है, ये क्या है, ये एक सोने की पन्नी है। यहां से इन्होंने गोलियां दागी मेरे भाई। ठीक है, यहां से इन्होंने क्या की, गोलियां दागी, सारी गोलियां निकल गई मेरे भाई। ठीक है, सारी गोलियां जो है निकल गई, लेकिन एक गोली जो है वापस टकराकर यहां पर सेंटर से टकराकर जो है, ठीक है, सेंटर से टकराकर जो है ये गोली वापस आ गई मेरे भाई। इसी से इन्होंने सिद्ध किया मेरे भाई, जो प्रोटॉन चार्ज है ना वो सेंटर में रहता है मेरे भाई। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे लिखा है सब कुछ। अधिकांश जो कण है ना वो सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित हुए, और 20,000 में से एक कण वापस आ गया मेरे भाई। इसे नाभिक न्यूक्लियस की खोज हुई मेरे भाई। ठीक है, तो यही इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, यानी कि सेंटर की खोज की, केंद्रक की खोज की, और इसी के लिए जो है रदरफोर्ड का नाम जाना जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलो अब बिल्कुल आसान भाषा में देखते हैं, सरल भाषा में। यहाँ पे देखो, रदरफोर्ड ने परमाणु का असली सच जानने के लिए, रदरफोर्ड ने जो है परमाणु का असली सच जानने के लिए एक सोने की बेहद पतली पन्नी ले ली मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने सोचा कि भाई परमाणु का सच मेरे को जानना है। जैसे कि हमारे अंदर भी आज भी हमारे अंदर बहुत सारा जो है जिज्ञासा होती है, और आपके अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है ना, तो जिज्ञासा उत्पन्न करो मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर भी मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, रदरफोर्ड परमाणु असली सच जानना चाहते थे। अब असली सच जानना चाहते थे ना, इसको अपने से रिलेट करो। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी जिज्ञासा आती है कि यार सच में यार पृथ्वी का जो है जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी होगी। हालांकि आपको पता है, बताया गया है कि हमें कि भाई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसकी वजह से जो है पृथ्वी बनी है। हालांकि ये सिर्फ एक हाइपोथीसिस है, ये एक कल्पना की गई है कि ऐसे पृथ्वी का जो है निर्माण हुआ है। एक्चुअल में जो रीजन है ना, वो अभी तक कोई नहीं जान पाया कि पृथ्वी कैसे बनी है, इंसान कहां से आए हैं, किसने इनको बनाया है मेरे भाई। यही जिज्ञासा होती है। इसी को, जिज्ञासा को इंग्लिश में आजकल मॉडर्न शब्द अगर मैं इसका यूज करूं तो क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी इसको बोलते हैं मेरे भाई। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा यार मैं तो स्टैटिक हूं, स्टैटिक जीके की तरह हूं, मैं तो कुछ नया नहीं सोच पाता मेरे भाई, यार कुछ नया मेरे दिमाग में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्रिएटिविटी सोच लेते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, पता नहीं इतने इतने आइडियाज जो है वो कैसे जनरेट करते हैं। आपके माइंड में भी ये सब चीजें आती होंगी, आती है ना, तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूं।
जो क्रिएटिविटी होती है ना मेरे भाई, क्रिएटिविटी ये कोई माँ के पेट से ना तो सीख के आता है, ठीक है, ना ही किसी को ये जो है जेनेटिक्स मिलती हैं। ये चीज़ें आपके द्वारा ही की गई होती है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो है स्टडी के दौर में हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, दिन भर बिजी रहते हो, ठीक है, दिन भर बिजी रहते हो, अपने काम में बिजी रहते हो, तो यहाँ से क्या होता है, आपका दिमाग जो है ज़्यादा नहीं सोच पाता। आप एक काम करना, आप अकेले बैठना, ठीक है, कभी ना कभी आप अकेले बैठना, अकेले जो है नेचर के पास अगर आप बैठोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए आप दिन में अगर 8-10 घंटे पढ़ाई करते हो ना, तब तो आपके लिए बेहद ज़रूरी काम है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपको पूरे दिन में एक बार सुबह या शाम 1 या 2 घंटे जो है खुली हवा में जाना जरूरी है। साफ हवा अपने अंदर लेनी बहुत जरूरी है। सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़नी बहुत जरूरी है। और सबसे ज़्यादा नेचर के पास रहना आपको बेहद जरूरी है, जो कि वर्तमान में नेचर खत्म होता जा रहा है। पेड़ों के पास रहोगे ना, जंगलों के, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जंगलों में चले जाओ, साफ सुथरे पेड़ों के पास जाओ, ठीक है, पार्क में जाओ, आराम से बैठो, खुली हवा में बैठोगे ना, तो यकीन मानना कुछ दिन आप बैठोगे ना तो आपका जो दिमाग है ना वो बहुत हल्का महसूस करने लगेगा। और चीज़ें अपने आप, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, अपने आप आपका दिमाग जो है सोचने लग जाएगा चीज़ों की। आपका दिमाग चल जाएगा, अच्छा उस भाई ने वो बताया था ना, अच्छा वो चीज़ की थी यार उसने, तो कैसे की होगी, ऐसे भी किया जा सकता है ना उस चीज़ को, ना ना यार इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इसको ऐसे कि, यकीन मानना जब आप अकेला और शांत बैठना शुरू कर दोगे ना, तब आपका दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा, जिसको मॉडर्न शब्दों में जो है क्रिएटिविटी बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, ऐसे क्रिएटिविटी आती है मेरे भाई, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु। तो रदरफोर्ड ने जो है परमाणु का सच जानने के लिए एक सोने की बेहद पतली पन्नी ली मेरे भाई, ठीक है, उस पर क्या किया, अल्फा कणों की जो है गोलियां बरसा दी। जो मैंने अभी बताया था ना, अल्फा कणों की जो है गोलियां बरसा दी। उन्होंने देखा कि ज्यादातर गोलियां पन्ने के आर पार सीधी निकल गई। ये गोलियां देखो आर पार जो है सीधी निकल गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 20,000 में से एक गोली ऐसी थी जो सीधे बिल्कुल सेंटर से टकराकर वापस लौट आई। ये देखो सेंटर से टकराकर जो है ये वापस लौट आई मेरे भाई, ये वापस लौट आई, सीधे टकराकर वापस लौट आई। इससे रदरफोर्ड समझ गए कि परमाणु अंदर से जो है ज्यादातर खाली है। मतलब उन्होंने क्या कहा, ये परमाणु है मेरे भाई, ठीक है, ये परमाणु है, यहां पर जो है ये खाली है मेरे भाई, ज्यादातर ये खाली है। लेकिन जो इसका सेंटर है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां से गोली टकराकर जो है वापस आ गई। इन्होंने क्या कहा, जो सेंटर है ना बिल्कुल बीच में से एक बहुत मजबूत और छोटा सा दिल है, यहां पर बीच में मजबूत जो है सेंटर है, इसी को इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस किया मेरे भाई, ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कहा। इसी की खोज की थी मेरे भाई, ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में ये चीजें आपको अटपटी लगेंगी, आपको जो है समझ नहीं आएगा, 2 से 3 बार इन वीडियोस को देख लेना, अपने आप से पढ़ने की कोशिश करना, एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या लिखी गई है और उसका सरल भाषा में अनुवाद क्या लिखा गया है। 3 बार भी अगर आप इस चीज को पढ़ लोगे ना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहुत सारी चीजें आपको जो है समझ आनी लग जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नील बोर्स का जो है ऊर्जा स्तर मॉडल देख लेते हैं, ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, नील्स बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित गैर विकिरण कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर KLMN कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, ऊर्जा स्तर क्या बोलते हैं, KLMN कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसका सरल भाषा में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखो, रदरफोर्ड के मॉडल में एक कमी थी मेरे भाई, जो अभी हमने मॉडल देखा ना, रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस मॉडल दिया था उसमें एक कमी थी। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते अपनी ताकत खोकर नाभिक में क्यों नहीं गिर जाते, ये कमी सोची। मतलब इन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई ये जो सेंटर है ना, न्यूक्लियस है, ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग दिल है मेरे भाई, परमाणु का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट यही है न्यूक्लियस। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा भाई ये जो चक्कर काटते हैं, सर्कल में जो चक्कर काटते हैं, कण है ना जो कण, वो चक्कर काटते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते, मतलब ये जो चक्कर काट रहे हैं इसके आइड साइड जो है ऐसे चक्कर काट रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लोगों ने सोचा ये जो चक्कर काट रहे हैं ये धीरे धीरे चक्कर काटते काटते कमजोर क्यों नहीं होते, वीक क्यों नहीं होते, और वीक होते होते मेरे भाई ये सेंटर में क्यों नहीं गिर जाते। यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, ताकत खोकर नाभिक में क्यों नहीं गिर जाते, ये क्वेश्चन आया इनके बाद में। तो इसी कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर्स ने दूर किया, इसी कमी को दूर किया। किसने किया, नील्स बोर ने दूर किया। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कभी भी आवारा नहीं घूमते,
आवारा नहीं घूमते। अब इसको अपने आप से समझो, आप एक जो है सिस्टमैटिक बच्चे हो, कहना मानने वाले बच्चे हो अपने माँ बाप का, ठीक है। आप डेली अपने माँ बाप का कहना मानते हो, उसके बाद अपनी स्टडी करते हो, लिमिट से फ़ोन यूज़ करते हो, लिमिट से जो है बाहर खेलने जाते हो, घूमने जाते हो, हर चीज़ आपने सिस्टमैटिक बना रखा है, ठीक है। यही बात नील बोर्स ने कही। नील बोर्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आवारा नहीं है भाई, कभी भी घूमने निकल गए, कभी मन चाहा आज पढ़ाई कर ली, कल पढ़ाई नहीं की, फिर 4 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर एक दिन किताब उठा लिया, कभी भी घूमने निकल गए। तो ऐसे आवारा नहीं है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उनके घूमने के लिए भगवान ने फिक्स रास्ते या पटरियां बनाई है। अब जो आप बच्चे हो, आपने खुद का एक शेड्यूल बनाया है, आपने अपने आप को सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट किया है कि भाई पूरे दिन को जो है मैंने 24 घंटे को ऐसे यूज करना है। पहले 8 घंटे मैंने पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो है 2 घंटे मैंने बाहर पार्क में घूमने जाना है, खेलने जाना है, उसके बाद मैंने खाना खाना है। मतलब पूरा शेड्यूल आपने बना रखा है, ठीक है। पटरियां बनाई हुई है, जिन्हें ऊर्जा स्तर या फिर KLMN कक्षाएं कहते हैं मेरे भाई। याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, इनको कक्षाएं कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी पटड़ी पर दौड़ेगा, जैसे कि ट्रेन अपनी पटड़ी पर दौड़ेगी, उसकी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। यानी कि जब तक आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते रहोगे, आप जो है कभी भी बोर नहीं होगे, आप ऊर्जा से हमेशा जो है भरे रहोगे मेरे भाई। ये सिर्फ ये समझाने के लिए जो है मैं सरल भाषा यहाँ पर लिख के आता हूँ। अदरवाइज सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन बोल के चला जाता ना, तो आप एक्चुअल में समझ नहीं पाते। लॉन्ग टाइम के लिए सिर्फ आप जो है रट्टा मारते मेरे भाई। और ये डेफिनेशन तो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? सिर्फ इसी के लिए ये वीडियोस लंबी होती है मेरे भाई, पर आप समझते ही नहीं हो, आपके लिए कर रहा हूं मेरे भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। बोरबरी का नियम देख लेते हैं। ये 2 नाम के व्यक्ति थे भाई, बोरबरी जो है 2 व्यक्ति थे। इन्होंने एक सूत्र दिया था 2n² नियम दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है। किसी भी कक्षा में, कक्षाएं अभी हमने देखी ना, कौन सी कक्षाएं, K, L, M और N मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये कक्षाएं हैं मेरे भाई, ठीक है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n हो सकती है। इन कक्षाओं के अंदर ये क्या है, ये कक्षाएं हैं मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये कक्षाएं हैं। इनके अंदर अधिकतम संख्या, किसकी अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2n² से अधिक नहीं हो सकती। ये एक फार्मूला है मेरे भाई, याद रखोगे, ठीक है। प्रथम कक्षा यानी कि K, ये देखो प्रथम कक्षा है ना K, इसमें अधिकतम 2, और दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सरल भाषा में यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखो सरल भाषा में लिखा गया है, बोर और बरी नाम के 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर सीटों की बुकिंग का एक नियम बनाया मेरे भाई, ठीक है, जिसे 2n² नियम कहते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु की पहली कक्षा K में सिर्फ जो है 2 लोग इलेक्ट्रॉन के बैठने की जगह, दूसरी कक्षा L में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, और तीसरी में जो है 18, यानी कि जैसे जैसे डिब्बा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा बैठने लगेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सब कुछ ठीक है, आगे चलते हैं। चलो उसके बाद देख लेते हैं कक्षा, उपकक्षा और इलेक्ट्रॉनों को घर का पता देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। भाग 3 को देख लेते हैं, कक्षा, उपकक्षा और इलेक्ट्रॉनों को घर का पता, यानी कि कक्षा बनाम कक्षक को देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेल वर्सेस ऑर्बिटल देख लेते हैं, ठीक है। तो कक्षा इलेक्ट्रॉनों का वर्ताकार पथ होता है मेरे भाई। जो कक्षा होती है ना, कक्षा, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वर्ताकार पथ होता है, यानी कि ये सर्कल में घूमती है मेरे भाई। वर्ताकार यानी कि सर्कल में घूमती है। जबकि कक्षक जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर का 3D वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है, यानी कि 90% चांस होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये 3D थोड़ा सा चित्र वगैरह देख लेना, उससे ज्यादा चीजें आपको ये समझ आ जाएगी। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। यहां से देखो, कक्षा यानी कि सेल और कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में बड़ा अंतर है। कक्षा तो वो सीधा रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। कक्षा ये सीधा रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कल में घूमता है। लेकिन कक्षक परमाणु का वो VIP इलाका है। ये मान लो कि ये छोटा सा इलाका है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, परमाणु का, ठीक है। परमाणु का वो VIP इलाका है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस सबसे ज्यादा है। अब जरूरी थोड़ी है कि इसी इलाके में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सिर्फ जो इतना एरिया है ना, इतना एरिया, यही वो पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन 95% चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉन यहां तक इस क्षेत्र में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस सबसे ज्यादा है, इसे ऐसे समझो, स्कूल की बिल्डिंग आपकी कक्षा है, ठीक है। स्कूल की बिल्डिंग क्या है, आपकी कक्षा है, लेकिन खेल का मैदान वो कक्षक है जहां उसके मिलने के चांस सबसे ज्यादा होंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? मतलब स्कूल क्या है, आपकी एक पूरी कक्षा है, और स्कूल का जो मैदान है ना, ये वो एरिया है जहां पे आप मिल सकते हो, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ये मतलब है इस चीज का मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 को देख लेते हैं।
पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, उप कक्षाओं की आकृतियां यानी कि इनकी शेप्स, शेप से भी क्वेश्चन पूछता है भाई इसकी जो है कैसी शेप होती है। अभी तक हम क्या देख के आए, अभी तक हम उनकी कक्षा देख के आए, कक्षा यानी कि KLM देख के आए। उसके बाद उनके हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा मेरे भाई, उसके बाद हमने शेल वर्सेस ऑर्बिटल देख लिए, ठीक है, शेल वर्सेस ऑर्बिटल को भी देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, इनसे एक स्टेप आगे चलते हैं, यानी कि क्या देखते हैं, उपकक्षाओं की आकृतियां देख लेते हैं, शेप्स ऑफ सब शेल्स देख लेते हैं मेरे भाई। शेल्स हमने देखे ना, अब इनकी उप शेल्स देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, आकृतियां देख लेते हैं कैसी कैसी आकृति की होती है, क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है उपकक्षाएं जो है 4 प्रकार की होती है मेरे भाई, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए उपकक्षा जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 4 प्रकार की जो है उपकक्षा होती है। एस, पहला एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ मेरे भाई, ठीक है। अब इनकी आकृति कैसी होती है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बताइए जो एस उपकक्षा होती है उसकी आकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे गोलाकार होती है, यानी कि सर्कल में होती है मेरे भाई, ठीक है। एस जो एस उपशैल है ना, सबशैल है ये एस, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति जो है गोलाकार होती है मेरे भाई, ठीक है, गोलाकार होती है। उसके बाद पी की आकृति कैसी होती है, डमरू के आकार की होती है, डमरू शंकर का डमरू बाजा ना डमरू, उसकी आकार की जो है ये पी की आकृति होती है। और डी की आकृति कैसी होती है, द्वि डमरू यानी कि डबल डमरू जैसी इसकी आकृति होती है, ठीक है, डबल डमरू जैसी इसकी आकृति होती है। और एफ की आकृति कैसी होती है, सबसे जटिल होती है, सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, इस जो है शेप को आप नहीं समझ सकते, बस इतना सा आपको याद रखना है, जो एफ होता है ना, एफ सबशेल होता है, इसकी जो आकृति होती है सबसे जटिल होती है, खतरनाक होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, इलेक्ट्रॉन जिन उपकक्षाओं में रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिन उपकक्षाओं में रहते हैं उनके कमरे अलग अलग डिजाइन के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अलग अलग डिजाइन के होंगे, आपका जो घर है उसमें अलग अलग कमरे होंगे, आपकी बहन का अलग कमरा होगा, आपके माता पिता का अलग कमरा होगा, आपका अलग कमरा होगा, आपके भाई भाभी का जो है अलग कमरा होगा। तो आप सीधे अपने ही कमरे में जाओगे ना, आपको तो पता होगा आपका कमरा कौन सा है, ऐसा ही थोड़ी किसी और के कमरे में घुस जाओगे। तो बस यही है यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिन उपकक्षाओं में रहते हैं उनके कमरे अलग अलग डिजाइन के होते हैं। एस उपकक्षा का कमरा बिल्कुल गोल फुटबॉल जैसा होता है मेरे भाई, ठीक है। जो एस होता है ना, यहाँ पे हमने देखा, ये मैंने बताया सर्कल शेप का होता है एस का, ठीक है। उसके बाद पी का कमरा संगीत वाद्य यंत्र के डमरू जैसा होता है, डी का कमरा डबल डमरू जैसा होता है, और एफ का कमरा इतना उलझा हुआ और कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है कि उसे कागज पर जो है बनाना मुश्किल है मेरे भाई, मतलब इसका शेप जो है बनाना बहुत मुश्किल है एफ का। तो ये चीजें भी याद रखना मेरे भाई, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 11 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 11 कह रहा है क्वांटम संख्याएं देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड होती है क्वांटम संख्याएं मेरे भाई, जैसे आपका भी तो आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड से क्या पता लगता है कि आप कहाँ रहते हो, किस शहर में रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, आपकी गली नंबर क्या है, सारा आधार कार्ड होता है ना। तो वैसे ही क्वांटम संख्याएं क्या होती है, क्वांटम संख्याएं जो है इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड होती है। आइए देखते हैं यहाँ से, एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है मेरे भाई, ठीक है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, एन, एल, एम और एस मेरे भाई। जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि लोकेशन मेरे भाई, ठीक है, लोकेशन। ऊर्जा यानी कि मतलब कितनी ऊर्जा उसके अंदर है, एनर्जी मेरे भाई, ठीक है, एनर्जी कितनी एनर्जी है। कक्षक का प्रकार और चक्रण की दिशा बताती है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताती हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताती है, उनकी लोकेशन बताती है, उनका जो है चक्रण की दिशा बताती है, यानी कि वो जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज तो समझते होगे ना, घड़ी, ये हमारी घड़ी ऐसी है 1 2 3 4 ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे चलती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी घड़ी चलती है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, ये ऐसे चलती है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो आइए अब देखते हैं सरल भाषा में क्या लिखा गया। अगर आपको परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, जाहिर सी बात है, अगर मुझे आपको ढूंढना है तो आपके आधार कार्ड या फिर मुझे पता होना चाहिए आप किस शहर में रहते हो, आपका गली नंबर क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, ये चीजें पता होंगी तभी तो मैं आपको ढूंढ पाऊंगा। ठीक ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो यहाँ पे देखो परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो आपको उसका पता चाहिए होगा। इसी पते को साइंस में क्या बोलते हैं, इसी पते को जो है क्वांटम संख्या बोलते हैं मेरे भाई। अब डायरेक्ट मैं आपको बताता ना क्वांटम संख्या, तो आपको नहीं समझ आता। आज के बाद आपको पता चलेगी कि क्वांटम संख्या क्या होती है। कोई अगर आपसे पूछेगा ना, छोटा बच्चा भी आपसे पूछ ले कि भाई बता दे यार क्वांटम संख्या क्या होती है, तो आप उसके आगे कॉन्फिडेंस से बता पाओगे कि मेरे भाई क्वांटम संख्या क्या होती है, किसी चीज का पता होती है। किस चीज का पता होती है, इलेक्ट्रॉन का जो पता होता है ना, उसी को क्वांटम संख्या बोलते हैं। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है मेरे। इतना कॉन्फिडेंस जब आएगा ना आपके अंदर, तभी आप जो है एग्जाम हॉल के अंदर कांपोगे नहीं, डर नहीं लगेगा। और ये जो डिटेल से मैं करवा रहा हूं ना, यही इसका एकमात्र तरीका है मेरे भाई। बाकी एज यू विश है मेरे भाई।
आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसी पते को जो है क्वांटम संख्या बोलते हैं साइंस में मेरे भाई। यह इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है। यह 4 नंबरों से मिलकर बना होता है। पहला नंबर n बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शहर में है, बताया ना लोकेशन। दूसरा i बताता है कि किस कॉलोनी में रहते हो। मैं साउथ सिटी में रहता हूं, आप किस कॉलोनी में रहते हो, वो उसका पता i बताता है। तीसरा m बताता है कि वह कौन से मकान में, कक्षक में है, मतलब कि उसका हाउस नंबर क्या है। चौथा एस बताता है कि वह सीधा खड़ा है या उल्टा खड़ा है, यानी कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं भाग 4 के ऊपर। परमाणु के 3 कड़े नियम देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, परमाणु के 3 कड़े नियम देख लेते हैं। पहला आहबाऊ का नियम पढ़ेंगे, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे हुंड का नियम पढ़ेंगे। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे आसान भाषा में लिख दिए, सीधा आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आहबाऊ का नियम। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं, उसके बाद ही जो है उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं मेरे भाई। इसने क्या कहा, यहाँ पे छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं, यानी कि मान लो कि सबसे कम ऊर्जा वाला ये वाला पहला है, सबसे कम ऊर्जा वाला, दूसरा वाला उससे ऊर्जा वाला, तीसरा वाला सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएंगे, ये जब फुल हो जाएगा उसके बाद इसमें जाएंगे, और सबसे बाद में जो है इसके अंदर जाएंगे। यही ये कहने की कोशिश कर रहा है। आइए सरल भाषा में देखते हैं आहबाऊ का नियम क्या कहता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से किसका नियम। तीनों नियम आपको दे देगा, आहबाऊ का नियम, पाउली का नियम और हुंड का नियम, और कह देगा बताइए निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर जो है इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, उसके बाद जो है सबसे अंत में जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले के कक्ष में जाएगा। अब ये चीज मैं आपको ना बताता तो कैसे आपको समझ आएगी, बताओ, खुद सोचो यार, थोड़ा तो लॉजिक आप भी लगाया करो, 25-26 साल के हो रहे हो यार आप। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आते हैं हम पॉइंट पर। तो आहबाऊ का नियम बिल्कुल मकान की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। जब आप किसी बिल्डिंग में जाओगे तो पहले ग्राउंड फ्लोर कम ऊर्जा का कमरा भरोगे मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आप ग्राउंड फ्लोर पे चीजें भरोगे, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा वहीं पर लगेगी। जब पूरा फ्लोर भर जाएगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर भर जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे और फिर सेकंड फ्लोर पर जाओगे। इलेक्ट्रॉन भी बड़े समझदार होते हैं, वो पहले सबसे पहले जो है कम ताकत वाले कमरे में जैसे 1s में घुसते हैं, और फिर जब वो भर जाता है तो उसके बाद वो ऊपर वाले कमरे में 2s 2p में जो है वो जाते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक आहबाऊ का नियम समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि पाउली का नियम देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पाउली का नियम क्या कहता है, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है, किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए मतलब ये समझो, मतलब के लिए ये समझो जैसे कि मैं हूं मेरे भाई। ठीक है, मैं हूं और आप हैं, हम दोनों क्या है, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। अब आपका और मेरा रोल नंबर क्या एक हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो मेरा रोल नंबर 1 पाएगा तो आपका रोल नंबर 2 मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता मेरा भी एक रोल नंबर 1 है और आपका भी एक रोल नंबर 1 है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बस यही कहा है पाउली का अपवर्जन नियम, यही कहता है। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्या है ना, ऊपर हम चारों क्वांटम संख्या देख के बताया ना मैंने, क्वांटम संख्या 4 होती है। क्वांटम संख्या क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन का पता बताती है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ जो है रह सकते हैं। विपरीत चक्रण यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रह सकते हैं। यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, पाउली साहब का नियम कहता है कि दुनिया के 2 इंसानों का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं हो सकता। वही चीज है, मैंने रोल नंबर बताया, इसने बस फिंगरप्रिंट बता दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका वहां पर बायोमेट्रिक होता है ना, तो आपका बायोमेट्रिक, आपकी अंगूठी का निशान भी अलग होता है और दूसरे बच्चे का भी जो है फिंगरप्रिंट अलग होता है। इन्हीं से पहचाना जाता है कि भाई जो है किसी गलत बच्चे ने तो परीक्षा नहीं दी। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज याद रखना। वैसे ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों का पूरा पता, चारों क्वांटम नंबर जो है कभी सेम नहीं हो सकते। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कमरे में भी रह रहे हैं, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मान लीजिए ये एक कमरा है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो भी एक का मुंह एक तरफ नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है, तो एक का मुंह ऊपर की तरफ, यानी कि मतलब तो भी कंडीशन अलग अलग होंगी, तो भी अपोजिट अलग होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों का मुंह एक ही समान रहेगा मेरे भाई। तो ऊपर नीचे रहेगा, एक का मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, एक का मुंह नीचे की तरफ रहेगा। ऐसे ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखो क्लॉकवाइज होगा और दूसरा मुंह नीचे की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं।
या फिर ये एक और एग्जांपल दिया है, एक बेड पर दो लोग सीधे होकर नहीं सो सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये अपना बेड है, ठीक है, मान लेते हैं छोटा बेड है, अब इसके अंदर जो है ये आपकी मुंडी है, ये दो इंसान सो रहे हैं, ये नीचे का जो है शरीर है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर तो खुला बेड बना दिया मैंने, आपको लग रहा है कि दोनों बेड आ सकते हैं। मान लो कि एक ही बेड के अंदर दो छोटा छोटा सा बेड है, सिंगल बेड है, उसके अंदर दो सोओगे तो आ सकते हो, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, उल्टा सोना पड़ेगा। मतलब कि इसके पैर इस तरफ होंगे और इस आदमी के पैर जो है इस तरफ होंगे, ऐसे सोना पड़ेगा दोनों आदमियों को, तब जाके जो है वो सो पाएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, हुंड का नियम क्या कहता है, तो चलो हुंड का नियम देख लेते हैं। पहले हमने आबाऊ का नियम देखा, दूसरा हमने क्या देखा मेरे भाई, दूसरा हमने पाउली का अपवर्जन नियम देखा, और तीसरा देखते हैं हुंड का नियम, बस की सीट का नियम। ये कह रहा है कि भाई सभी सीटें रिजर्व हैं। कैसे रिजर्व है, देखो, समान उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ये हुंड का नियम कहता है मेरे भाई। तो कैसे कहता है, तो चलिए यहां से देख लेते हैं। हुंड का नियम बिल्कुल सरकारी बस की सीटों जैसा है। जब आप बस में चढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है मेरे भाई, ये एक बस है मेरे भाई, ठीक है, ये क्या है, ये बस है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे जो है ड्राइवर है, सीट चला रहा है, और यहाँ पे जो है आपकी सीट बनी हुई है, ये आपकी सीट बनी हुई है, ठीक है, ऐसे समझो, ये आपकी सीट बनी हुई है मेरे भाई, ठीक है। ये सीट बनी हुई था, यहाँ पे दरवाजा है मेरे भाई, ठीक है, ये दरवाजा है। आप क्या करते हो, जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, खाली बस दिखती है, आप दरवाजे के अंदर घुसते हो और सबसे पहले खाली सीट ढूंढने की कोशिश करते हो। ऐसा एक नहीं करता, सभी ऐसा करती हैं। अब मान लेते हैं सभी सीटें भर गई, सिंगल सिंगल भर गई मेरे भाई, ठीक है, सिंगल सिंगल सीटें, सारों पर जो है एक एक आदमी बैठ गया, ठीक है, बैठ गया। अब जो है ये डबल डबल सीटें बनेंगी। अब जो बंदे ऊपर चढ़ेंगे ना, इन बंदे चढ़ने के बाद जो ऊपर चढ़ेंगे वो जाहिर सी बात है इन्हीं के साथ बैठेंगे। अब ये कपल बनाना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, समझे? बस यही कहता है हुंड का नियम मेरे भाई। आई बात समझ में? नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। यही जो है हुंड का नियम कह रहा है मेरे भाई, ठीक है, हुंड का नियम मेरे भाई, ठीक है। चलिए एक बार चलते हैं दोबारा पीडीएफ पे। ये क्या कह रहा है कि जब बस में चढ़ते हो और सीटें खाली होती है तो हर कोई अकेली सीट पर बैठना पसंद करता है। कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ जो है तुरंत जोड़ा नहीं बनाना चाहता है। जाहिर सी बात, आप अचानक जो है अकेले व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहते जिसको आप नहीं जानते, ठीक है। आगे चलते हैं, अनजान व्यक्ति के साथ तुरंत जोड़ा नहीं बनता। जब सारी सीटें सिंगल भर जाती हैं तब मजबूरी में लोग जो है डबल होना, जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी यही करते हैं, पहले सब कमरों में एक एक अकेले बैठते हैं और फिर जोड़ा बनाते हैं। बताओ क्या समझ नहीं आया मेरे भाई? ठीक है, अब ऐसे समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाग 5 है, समस्थानिक और समभारिक। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख के फटाफट एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। समस्थानिक और समभारिक से जो है क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है मेरे भाई, ठीक है। कैसे हैं तो चलिए देख लेते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है, एक ही तत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तत्व को एलिमेंट। पहला जो हमने मैटर पढ़ा था ना चैप्टर, उसमें हमने यही देखा था, क्या पढ़ा था, एलिमेंट और यौगिक पढ़ा था, उसके यौगिक पढ़ा था। तो यहां से एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो समस्थानिक क्या कहता है, समस्थानिक कहता है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उनको समस्थानिक कहते हैं। बस इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट समभारिक होगा। समभारिक क्या कहेगा, समभारिक कहेगा अलग अलग तत्व के मेरे भाई, ठीक है, अलग अलग तत्व के जिनकी परमाणु संख्या, ये हम नीचे देखेंगे कोई बात नहीं, परमाणु संख्या यहां पे क्या कह रहा था, समान है, लेकिन समभारिक में क्या हो जाएगा, विभिन्न, ठीक है, परमाणु संख्या विभिन्न लेकिन द्रव्यमान सेम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यहाँ पे संख्या भिन्न भिन्न है ना, तो संभारिक में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगी। ये डेफिनेशन में दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये तो बस मैंने अभी इसके साथ बता दिया ताकि चीजें आपको साथ रहे मेरे भाई, ठीक है। तो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक वो होता है मेरे भाई एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सरल भाषा में। समस्थानिकों को आप परमाणु की दुनिया के जुड़वां भाई समझो। उनका चेहरा, मोहरा, रोल नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन इनका वजन, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 भाई हैं, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये सब हाइड्रोजन ही है पर वजन में एक दूसरे से भारी है, समझ रहे हो। 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है, 1 2 3, ये द्रव्यमान है, इनका भार है मेरे भाई। लेकिन ये 1 1 1 हाइड्रोजन, ये तो सेम है ना मेरे भाई, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया है। अब इसका क्या देखते हैं, समस्थानिकों के जादुई उपयोग देख लेते हैं। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समस्थानिक को आइसोटोप बोलते हैं। मैं ये बताना भूल गया, मैं याद रखना, यहाँ पे लिखा है ये देखो, आइसोटोप्स, ठीक है।
तो समस्थानिक के यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो देखो समस्थानिकों का यूज कहाँ पर होता है, यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताइए जो है यूरेनियम, ये ऑप्शन चेंज करके देता है, यूरेनियम 235 दे देता है, यूरेनियम 255 दे देता है, अलग अलग का दे देता है, और कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से परमाणु भट्टी में किसका उपयोग होता है। तो आप बताएंगे यूरेनियम 235 का उपयोग जो है परमाणु भट्टी में होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछ चुका है एग्जामिनर, बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपयोग में होता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। आयोडीन 131 का उपयोग जो है घेंगा रोग के इलाज में जो है किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां से देख लेना, सरल भाषा में बिल्कुल साफ लिखा गया है, जुड़वा भाई बड़े काम के होते हैं। दोस्तों परीक्षा में सीधे इनके उपयोग से पूछे जाते हैं। अगर बिजली बनानी हो तो परमाणु बम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल ईंधन की तरह होता है। अगर किसी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाए तो इसके इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का काम आता है। और गले की बीमारी या घेंगा रोग, गोएट्री इसको बोलते हैं, इसके इलाज में आयोडीन 131 का जो है इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही संभारिक को देख लेते हैं फटाफट से और इस थ्योरी को खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक बराबर वजन वाले, ऊपर हमने क्या देखा था, एक जैसे क्या बोला था, दो चीजें हमने देखी थी। कौन सी चीजें देखी थी, तो ये हमने देखी थी परमाणु संख्या और द्रव्यमान में। ऊपर वाले समस्थानिक में क्या था, समस्थानिक में मेरे भाई द्रव्यमान अलग अलग था मेरे भाई, ठीक है, द्रव्यमान अलग अलग था। लेकिन यहां पर क्या होगा, द्रव्यमान सेम होगा, लेकिन जो है परमाणु संख्या जो होगी ना वो जो है अलग अलग होगी। यहां पे देखो संभारिक में क्या कह रहा है, अलग अलग तत्वों के, वहां पर क्या था समस्थानिक, यहां पे भी लिख देता हूं समस्थानिक में क्या था, एक ही तत्व यानी कि एलिमेंट के। यहां पे क्या कह रहा है, संभारिक में अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। संभारिक का मतलब है समान भार वाली, ये अलग अलग खानदान तत्वों के जो है लोग होते हैं, इनका रोल नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ना मेरे को टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यार एक तो बच्चों की छुट्टियां चली हुई हैं, ठीक है, और ना शोर इतना आता है दिन के समय, मेरे को रात को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग वाला, थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ मैं रात में, बट चले करते हैं, कोई नहीं। आपको थोड़ी सी पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संभारिक का मतलब क्या होता है, समान भार वाले, ऐसे भी याद रख सकते हैं। संभारिक, यहाँ पे क्या आ रहा है, भार आ रहा है ना, ये देखो भार आ रहा है, तो संभारिक भार, भार से क्या समझोगे, समान, जिनका समान भार है वो संभारिक कहलाते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ से ये चीज कर लेना, समान भार होगा तो जाहिर सी बात है जो परमाणु संख्या होगी वो डिफरेंट होगी, ऐसे दोनों याद रख सकते हो। इनके खानदान अलग अलग होते हैं, इनका रोल नंबर परमाणु अलग अलग होता है, लेकिन इनका जो वजन है वो बिल्कुल एक बराबर होता है। जैसे ऑर्गन, ये देखो ये क्या है, ये परमाणु संख्या है 18 अलग है, AR, ठीक है। आर्गन, ये इसका क्या है, भार है 40 है। यहाँ पे देखो, ये देखो इसका क्या है, परमाणु संख्या जो है अलग है, लेकिन ये भार जो है एक जैसा है मेरे भाई। कैल्शियम, आर्गन, ठीक है, इनकी क्या है मेरे भाई, इनका खानदान तो अलग अलग है। देखो आर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है, इनकी जो है परमाणु संख्या भी अलग है, लेकिन जो इनका भार है ना 40 और 40, ये दोनों जो है सेम है मेरे भाई, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना और यहाँ पे जो है हमारी थ्योरी खत्म होती है। अब देखो इतनी सी थ्योरी मैंने बताई और 1 घंटा 1 मिनट का समय हो गया। बताओ मैंने बीच में कोई भाई बकवास की हो, कोई आपको जोक सुनाया हो, कोई ऐसी बात की हो जिसका जो आपकी स्टडी से कोई कनेक्शन ना हो मेरे भाई। बिल्कुल प्योर चैप्टर करवाया है, एक भी शब्द जो है गलत ना पढ़ा के मेरे भाई, ठीक है। तो वही इस चीज को समझ सकता है जो डीपली स्टडी कर रहा है, सीरियसली स्टडी कर रहा है, अपने लक्ष्य को पाने में दिन रात लगा हुआ है, वही ये चीज समझ सकता है मेरे भाई। आई बात समझ में। बाकी आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आपकी डिसीजन है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो वीडियो, चैनल को, आपकी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर एक बच्चा भी देखता है तो मैं अपने काम ईमानदारी से ही करूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखना एक एक क्वेश्चन आपको कितना इजी लगेगा मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो काफी इजी है, स्टैटिक है। 1808 में पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारा डिटेल से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक की थी। तो आप सभी जानते हैं ईंट पर नाच जो है इसका फार्मूला होता है, तो आप सभी जानते हैं थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन हो जाएगा और चैडविक हो जाएगा। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, ई से इलेक्ट्रॉन, तो थॉमसन ने की थी, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी मेरे भाई, प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और जेम्स चैडविक ने किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है,
न्यूट्रॉन की खोज की थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये भी सारा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है मेरे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करते, कम से कम यहाँ तो मल्टीपल टाइम आपके दिमाग में घुसेंगे शब्द, वर्ड, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। पॉजिटिव लिखेंगे ना यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। ये किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है, प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रल कौन होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे लिखेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल किस पर होता है मेरे भाई? न्यूट्रॉन होता है ये, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। ये चीजें आप याद रखना। तो मैंने बताया था इनका जो है आपको आवेश कूलाम भी याद रखना है और जो है द्रव्यमान भी उनका याद रखना है। तो ऊपर जो दिया गया था ना वो सारा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश का मान कितना होता है? -1.6022 गुणा 10 की -19 कूलाम जो है इसका ऋण आवेश होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? चैडविक को दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। चैडविक को दिया जाता है और खोज का श्रेय, ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रोटॉन खोज मेरे भाई, ठीक है। क्या लिख दिया यार? प्रोटॉन खोज चैडविक को दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, चैडविक। और जो है इसके अंदर जो है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? यानी कि केंद्रक की खोज, ठीक है, सेंटर की खोज किसने की थी? वो रदरफोर्ड ने की थी मेरे भाई, रदरफोर्ड ने की थी। तो ये चीज भी आप याद रखना। और ये कनाल किरणों के द्वारा किया था, वो मैंने बताया था ना। ऊपर वाली जो थॉमसन ने खोज की थी, किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की। वहां पर उन्होंने किस किरणों का प्रयोग किया था? कैथोड किरणों का प्रयोग किया था मेरे भाई, ठीक है, कैथोड किरणों का। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बताओ, मैं डायरेक्ट एमसीक्यू करके निकल जाता, क्या पता आपसे किसकी किरण पूछ लेता, क्या पता आपसे क्या पूछ लेता मेरे भाई। अब ये पूरा चैप्टर आपने सारांश कर लिया है, निचोड़ कर लिया है। अब आपसे निकलवा लो, कोई सा क्वेश्चन दे दो। उम्मीद, कोशिश, विश्वास के साथ कह सकता हूं आप 95% जो है क्वेश्चन कर ले जाओगे मेरे भाई। लो देख लो क्या दिया गया। प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो गोल्डस्टीन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? परमाणु का कौन सा मूल कण पूरी तरह से उदासीन अर्थात आवेश रहित है? मतलब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा ऐसा जो है कण है जिस पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है? तो मैंने बताया था न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 कह रहा है कि 1932 में न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ये भी हम देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे मेरे भाई आपके एग्जाम हॉल में, जब आप एग्जाम हरियाणा पुलिस का देने बैठोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे क्योंकि आपने तैयारी इतनी दबा के कर रखी है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? ये डिफरेंस पता चलेगा आपको एमसीक्यू और थ्योरी पढ़ने का ना, ये डिफरेंस आपको तब पता चलेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? परमाणु के 3 मुख्य मूल कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे कम होता है? द्रव्यमान यानी कि मास की बात कर रहा है, तो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है मेरे भाई, ठीक है। सारा बता चुका हूं, बाकी यहां से भी पढ़ना, सब कुछ पता चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज का मॉडल कहा जाता है मेरे भाई? किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया था ना, मैंने तरबूज बना के दिखाया था। थॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, जैसे तरबूज का लाल बाग। बताया था ना, ये एक तरबूज है मेरे भाई, ठीक है। इसको बीच से काट लोगे तो ऐसे ऐसे ये तरबूज आ जाएगा। ये ऊपर वाला लाल हिस्सा हो जाएगा, इसके अंदर जो धसे हुए काले काले कण हैं वो क्या हो जाएंगे? वो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे लिखा गया है, इसी को प्लम पुडिंग जो है मॉडल कहा गया है। सिंपल सी बात है, सारी कुछ बता के आया हूँ, बताओ क्या समझ नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध अल्फा कण पर किरण प्रयोग से किस धातु की पतली पन्नी का उपयोग किया था? जो हमने बताया था ना भाई, जो रदरफोर्ड था, इसने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी, सेंटर की खोज की थी। इसके दिमाग में आया भाई, जो इसने एक पतली पन्नी ली थी। किसकी पतली पन्नी ली थी? सोने की ये पतली पन्नी ली थी। उसके ऊपर इसने क्या किया? अल्फा के कण यहां से गुजारे, सारे कण निकल गए, लेकिन एक कण क्या था? सेंटर से टकरा कर वापस आ गया। बस यहीं से इसने कहा कि जो पूरा सेंटर है ना, ये पूरा सेंटर खोखला है, खाली है, बीच में ही सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। बस ये आ गया आंसर। क्या आ गया? चांदी नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, सोना। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आ गया। सिंपल सी चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं।
अब मैं ये थोड़ी ना बताता, डायरेक्ट आपको बताता। बताओ 2-2 लाइन में आपको क्या समझ आता मेरे भाई? आता कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ मेरे भाई, वरना मेरा दिमाग खराब थोड़ी है यार, वरना तो मेरा दिमाग सच में पागल होना चाहिए। मैं तो वो कहते हैं ना पागल वैज्ञानिक, मैं पागल होना चाहिए। क्यों पागल होना चाहिए? अभी बताता हूँ, रुको। अगस्त 2025 से बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चला रहा हूँ आपके लिए। क्या क्या कंप्लीट करवा चुका हूँ? हरियाणा जीके 142 शिफ्ट करवा चुका हूँ। इंडिया जीके 75 क्लासेस करवा चुका हूँ। कंप्यूटर 43 वीडियो करवा चुका हूँ, 43 क्लास करवा चुका हूँ। करंट अफेयर भी 1 साल का करवा चुका हूँ, ठीक है ना। और क्या करवा चुका हूँ? साइंस चल रही है मेरे भाई, ठीक है, साइंस चल रही है, 11 क्लास करवा चुका हूँ, रनिंग में है अभी तक, रन में है। और क्या करवा चुका हूँ? एग्रीकल्चर कंप्लीट करवा चुका हूँ, CULT एग्रीकल्चर कितनी करवा चुका हूँ? 27 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूँ। मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतना डिटेल से आपके लिए करवा रहा हूँ, आपको देख के करवा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, और सब कुछ फ्री में करवा रहा हूँ। बताओ समझ नहीं आती ना? बस पहले भी कहा था फ्री की चीज़ें नहीं भाई, वैल्यू नहीं देते कोई। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम ईमानदारी से करूंगा। आप अगर अपना काम ईमानदारी से करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं तो भाई धक्के ही खाने हैं, सीधी सी बात है भाई। साफ कहना सूखी रहना मेरे भाई, जिंदगी कोई रहम नहीं करेगी आपके ऊपर अगर आज आप ढंग से नहीं पढ़े तो। बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कुल धनावेश कहाँ स्थित होता है? नाभिक में होता है। बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के कारण फेल हो गया था, जो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझ सका था? तो ये मैक्सवेल का सिद्धांत था मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखना, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित और गैर विकिरण कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, यह अवधारणा किसने दी थी? तीनों नियम बता के आया था ना मेरे भाई, आप बाऊ का नियम बताया था, हुंड का नियम, सारी चीजें बता के आया हूं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के, ठीक है, ये जो है आपका है, ठीक है, ये आपका परमाणु है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, कुछ निश्चित गैर विकिरण कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा किसने दी थी? नील बोर्स ने दी थी, बता के आया था ना, नील्स बोर्स ने जो है ये अवधारणा दी थी मेरे भाई, ठीक है। 12वें का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख रखा है, ये आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है नील बोर्स के अनुसार जो है नाभिक के चारों ओर स्थित मुख्य ऊर्जा स्तरों की कक्षाओं को किन अक्षरों द्वारा व्यक्त किया गया था? देखिए था ना हमने कक्षा KLM और N, KLMN, बस ढूंढ गया, आंसर मिल गया, कहाँ गया KLM, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। बोरबरी नाम के 2 व्यक्ति थे, मैंने बताया था 2 वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार किसी परमाणु की किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या था? मैंने आंसर बताया था 2n² जो है इनका, इन्होंने एक सूत्र दिया था, रूल दिया था, बस राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये सारा पढ़ लेना, ये सारी चीजें तभी आप इजीली कर पाओगे जब मेरा जो नीचे सारांश मैंने समझाया है ना, पहले डेफिनेशन एनसीईआरटी की दी, उसके बाद उसको सरल भाषा में तोड़कर समझाया, वो पढ़ोगे तभी इतना आसान आपको लगेगा मेरे भाई ये, ठीक है। अदरवाइज तो क्वेश्चन में यही लगेगा कि यही कहोगे बाहर आने के बाद, एग्जाम देने के बाद, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बोरबरी नियम के अनुसार किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सोडियम परमाणु क्रमांक इनका क्या है? 11 है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 8 1 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन 11 है। बोरबरी नियम के अनुसार कक्षा के में जो है दूसरी में L और जो है भरने के बाद शेष 11, यानी कि 2 8 और 1 विन्यास होगा, ये 2 8 1 बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? नाभिक के चारों ओर का वह त्रिमीय 3D क्षेत्र, देखा था ना 3D क्षेत्र हमने बनाया था, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, 95% जो है इलेक्ट्रॉन वहीं पर पाए जाते हैं। मैंने ऐसे बताया था, ये एक परमाणु है, ठीक है, यहाँ पे तो ये खाली है, परमाणु सारा खाली है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन ये जो इसका मिडल क्षेत्र है, ये कुछ एरिया है, ये डिसाइड किया है कि यहीं पर जो है 95% चांस है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कक्षा, कक्षक, उपकक्षा, कोर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑर्बिटल जो है राइट ऑप्शन
हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक त्रिविमीय अंतरिक्ष क्षेत्र है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम 90 से 90% होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पी कक्षक पी ऑर्बिटल की आकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो हमने देखा था ना एस पी डी एफ, देखा था ना। एस की आकृति कैसी थी, सर्कल जैसी एस की आकृति थी। पी की कैसी थी, डमरू के आकार की थी। डी की कैसी थी, डबल डमरू के आकार की थी। किसकी पूछी गई है, डबल डमरू के आकार की थी। एस की आकृति कैसी थी, बेहद जटिल थी। तो मिल गया आंसर, देख लो क्या पूछ रहा है, पी ऑर्बिटल पूछ रहा है। पी पूछ रहा है ना, तो डमरू के आकार की थी, ऑप्शन नंबर बी लगा दो बस। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया। सारे बता दिए, बताओ। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है। भाई आपने देखा है, ये परमाणु है भाई, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है ना, वो सेम होती है। यहाँ पे क्या गया है, कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, परमाणु आयतन कहा जाता है, या फिर क्वांटम संख्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या ए कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। एक उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, एक ही तत्व के सेम एलिमेंट, दो चीज मैंने बताई थी, सेम एलिमेंट यानी कि एक ही तत्व के। दूसरा मैंने क्या बताया था, अलग अलग तत्व के, ठीक है। बस यहां पे एक, जहां पर आपको दिखे एक ही तत्व के, तो आप क्या बताओगे, समस्थानिक बताओगे, समस्थानिक बताओगे मेरे भाई, ठीक है। बस इसका अपोजिट कर देना, अलग अलग आएगा तो आप संभारिक लिख देना, सिंपल सी बात है, संभारिक, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। क्या पूछ रहा है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है, तो समस्थानिक कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है मेरे भाई। सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। या फिर आप वैसे भी याद रख सकते हो भाई, संभारिक से आप संभार, यहाँ पे भार से आप क्या रख सकते हो, संभारिक से यानी कि जिसका द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान यानी कि भार जो है सेम होगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है मेरे भाई। लेकिन जो है संभारिक यानी कि भार जब का सेम है तो वो अलग ऑपोजिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना, सब कुछ बता दिया मैंने आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है। आप सभी जानते हो क्या होता है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। सेम लिखा गया भाई, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ट्रिटियम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रिटियम जो होता है ये रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है, सिंपल सी बात है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के उपचार और कीमोथेरेपी के तत्व के लिए समस्थानिक का उपयोग मुख्य रूप से किसका किया जाता है, कोबाल्ट 60 का किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, संभारिक आ जाएगा, सिंपल सी बात है, संभारिक, ठीक है। संभारिक क्या कह रहा है, द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान यानी कि भार की बात कर रहा है, भार समान है तो सीधी सी बात है संभारिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। कार्बन C614 ये देख लेना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाभिकों में क्या समानता है जिसके कारण उन्हें सम न्यूट्रिक आइसोटोन कहा जाता है। क्या इनके अंदर जो है समानता है भाई मेरे भाई, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या 8 समान है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटाकर निकाली जाती है, A-Z। इन तीनों तत्वों में ध्यान से देखें, 14 - 6 8, 15 - 7 8, 16 - 8 8 आ गया ना, सभी जगह 8 8 है। ये देखो, ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है, अतः तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 8 है, इसीलिए ये सम न्यूट्रॉनिक है मेरे भाई। आई बात समझ में, ऐसे आप नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मुख्य कक्षा या मुख्य ऊर्जा स्तर की जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या को क्या कहता है। तो मैंने बताया था ना भाई, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका पता लगाने के लिए, इनकी लोकेशन पता लगाने के लिए, इनकी ऊर्जा पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्वांटम संख्या का उपयोग किया जाता है। क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मुख्य ऊर्जा शेल की जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या को
क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। बताया था ना, अलग अलग कक्षा बना के दिखाई थी, ठीक है, अलग अलग कक्षा बना के दिखाई थी। सबसे मानो कि सबसे कम ऊर्जा इसके अंदर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ऊर्जा इसके अंदर है और सबसे ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसके अंदर आएंगे, फिर इसके अंदर आएंगे और फिर इसके अंदर आएंगे। बताया था ना, आप बाउ का नियम, हुंड का नियम, पलाऊ का नियम मेरे भाई, तीनों बताए थे ना। तो वो तीनों यहीं से क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त स्थानों में प्रवेश करता है, उसके बाद ही उच्च ऊर्जा स्तरों पर जाता है। ये किसका नियम है? यह है मेरे भाई आबाउ का नियम है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सारे चीज बता के आया हूं, हुंड का नियम, पाउली का नियम मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। 28 बोल रहा है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या जो है मान कभी भी एक समान नहीं हो सकता। ये भी मैंने बताया था, ये पाउली का नियम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। 29 बोल रहा है समान उपकक्षाओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्म जोड़ा बनना तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि समान कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। बनाई थी ना, एक बस बना के दिखाई थी। यहां पर सीटें हैं, ठीक है, यहां पर सीटें हैं। सबसे पहले दरवाजा खुलेगा तो सारे एक एक सीट अपनी पकड़कर बैठ जाएंगे। जब ये सीट भर जाएंगे उसके बाद जो है जोड़ा बनाना स्टार्ट होगा, फिर ये जो है डबल डबल सीट भरनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? हुंड का नियम बोलते हैं। बताओ, अब ऐसे ना समझाता तो कैसे चीज आपको समझ आती? सीधा रट्टा मारते आप, बताओ। और जिससे उम्मीद थी कि आपका आंसर भी गलत होता, सिंपल सी बात है। इसीलिए टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो मेरे भाई, आई नो वेरी वेल, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा जानता हूँ तो आपको साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, ठीक है। तो आज हमारा केमिस्ट्री का जो है सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो कल हम तीसरा चैप्टर करेंगे। और जो अभी क्या चल रहा है, अभी आज क्या चल रहा है? शुक्रवार चल रहा है, कल शनिवार है। सैटरडे को हम कौन सा चैप्टर करेंगे? तीसरा चैप्टर करेंगे। सॉरी, आज ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, एक सेकंड, कल टुमारो, ठीक है, कल यानी कि सैटरडे को हम क्या करेंगे? तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट वीक में कितने दिन होते हैं मेरे भाई? नेक्स्ट वीक में मेरे भाई 6 दिन होंगे, मंडे टू सैटरडे मेरे भाई। और इसमें हम 6 चैप्टर करेंगे, 6 + 3, यानी कि अगले वीक आपकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर दूंगा मेरे भाई। बताओ, इससे ज़्यादा स्पीड में और आप क्या लोगे? इतने आसान भाषा में और क्या लोगे मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करा करो, आपके लिए करता हूँ। एक पूरा दिन लग जाता है मेरे भाई पीडीएफ बनाने में, ठीक है। थोड़ा सा समझा करो। और थोड़ा सा, मैं तो बस इतना सा चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप किसी की अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो उसका जो है क्रिटिसिज्म भी मत किया करो, क्योंकि उसके बैक में कितनी मेहनत लग रही है, कितनी, खैर छोड़ो, बात करनी ठीक नहीं है। आप समझदार हो, समझ जाओगे, अच्छे बच्चे हो। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी फ्री पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे भाई, उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। और बाकी आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कोई भी अगर आपकी समस्या है, कंटेंट से रिलेटेड आपको और चाहिए, सब कुछ दे दूंगा। आपके लिए ही बनाया है मैंने, ठीक है। सब कुछ आपको एग्जाम से पहले देकर जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? आपको सब कुछ दे के भेजूंगा, सब कुछ तैयार करके भेजूंगा हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। और उसके बाद दोनों भाई मिलकर बैठेंगे और बात करेंगे क्या कुछ हुआ मेरे भाई। फिर तो आप हंस के कहोगे भाई सच में भाई जो दिया था ना उससे बाहर ही ना, कुछ ही ना आया भाई उससे बाहर, ठीक है। तो डिटेल से पढ़ो, मज़ा आएगा, सिलेक्शन आएगा और मज़ा आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।